मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग-अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज में हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग-अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग-अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने ये कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेष कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेष जी नमस्कार, गुरिंदरवीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले। नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेष कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली। और गुरिंदरवीर जी का क्या है? नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदरवीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्योहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी ने टीवी बंद कर दिया, भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो।
तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है। वाह वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो। हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर। देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है। जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता। अनिमेश जी। सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज हम लोग करेंगे। बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई स्प्रिंट कर सकता है। बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कंपटीशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे। सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था, जो कि मेरा ही था। एंड देन उसको गुरिंदर भैया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए। तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे ही हाथों में है वो चीज़। हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा। गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा। देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है। ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं। ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है। कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6ठी-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस
बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभ भी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दें। यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया
कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर